नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज का एक नया कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज आपको स्टडी करवाएंगे एनालॉजी। एनालॉजी में शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग का। और रीजनिंग में सबसे पहले जो आपको समझना है, जो सीखना है, वो है बच्चे एनालॉजी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी साथ ही मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे समझ के इसको पढ़ते रहेंगे। एनालॉजी को हिंदी मीडियम के बच्चे समझ सकते हैं बेटे इसको सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता का मतलब अगर सही भाषा में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझें तो हम इसमें समझेंगे समानता, कंपैरिजन। समानता के साथ हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, एनालॉजी करनी है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का कंसेप्ट है और रीजनिंग की सीरीज की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे आपको रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उनकी वीडियो एक एक करके मिलती रहेंगी। तो आप इसमें रीजनिंग में हमारे पास क्या क्या सीखेंगे, आप कंसेप्ट सीखेंगे कोई भी टॉपिक जो होगा उसका। उसके बाद उस टॉपिक में अगर कोई टाइप आती है तो वो आप सीखेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मेथड्स जो सॉल्यूशन करने के लिए यूज होंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे इन वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि एनालॉजी क्या है। तो इन्होंने क्या बताया है, एनालॉजी एनालॉजी इज अ पर्टिकुलर मीन ऑफ फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पेयर ऑफ वर्ड्स और नंबर्स। यानी कि एनालॉजी क्या है, एनालॉजी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा मेथड हम कह सकते हैं जो क्या हेल्प करेगा हमारी कोई भी दो पेयर ऑफ वर्ड्स और नंबर्स में रिलेशन बताने में हेल्प करेगा। ठीक है, पेपर में जो इसका फॉर्मेट आएगा वो इस तरीके से आएगा, ए फिर डॉट बी फिर डबल डॉट सी एंड डी। जैसे हम लोग समानुपाती हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ आ रहा होगा पढ़ते थे, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आपको एनालॉजी स्टडी करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एनालॉजी की जरूरत क्या है, एनालॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एनालॉजी की इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि रीजनिंग के अंदर या लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आप सोचने की आपकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसको इंक्रीज करना है तो सबसे पहले आपको एनालॉजी को ही स्टडी करना होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, पैटर्न रिकॉग्निशन, मतलब एग्जाम में रीजनिंग के पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर पैटर्न कौन कौन से तरह के आ सकते हैं उसको समझने के लिए एनालॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है। एनालॉजी स्टडी जब आप करेंगे तो आप उन पैटर्न को पहचान सकेंगे और उनकी पहचान करके पेपर में इजीली उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ एनालॉजी यूज होता है, एनालॉजी एसएससी में यूज होता है, एनालॉजी बैंकिंग में यूज होता है और एनालॉजी रेलवेज के एग्जाम में यूज होता है। तो आप ये मान के चलें कि एनालॉजी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको स्टडी हम आज कर रहे हैं। और ये आपके माइंड को शार्प करेगा, एबिलिटी इंक्रीज करेगा, लॉजिकल पैटर्न को पहचानने में आपको हेल्प करेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब एनालॉजी कौन कौन सी तरह की हो सकती हैं, एनालॉजी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो कवर की है दैट इज सिनोनियम और एंटोनियम। सिनोनियम और एंटोनियम एनालॉजी को ये कवर कर रहे हैं। तो सिनोनियम और एंटोनियम एनालॉजी के अंदर जो मेन है वो क्या है कि आप दो कोई वर्ड लेंगे, उनके अंदर वो वर्ड आपस में किस तरीके से मिलते जुलते हैं या एक दूसरे के विपरीत हैं उनको आपने देखना है। यानी कि समान और विपरीत वर्ड जो होते हैं उनको आपने देखना है। उसके बाद है पार्ट होल और कोज इफेक्ट। पार्ट होल एंड कोज इफेक्ट में क्या आएगा, जैसे कोई एक चीज है अपने आप में कंप्लीट है, जैसे हम बात करते हैं कि मकान, तो उसके अंदर जो कमरे हैं वो उसका पार्ट हो गया, इस तरीके से पार्ट होल को समझेंगे। और कॉज इफेक्ट में एक की वजह से दूसरा रिजल्ट आ रहा होगा उसको बोलेंगे कॉज इफेक्ट। जैसे बारिश होगी तो क्या होगा, पानी होगा वहां पे, इस तरीके से चीजें के। उसके बाद में है टूल वर्क एंड वर्कर। टूल वर्क एंड वर्कर, कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से किसी के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल हैमर की बात करें तो वो वर्कर कारपेंटर के काम आता है। ठीक है, नाइफ की बात करें तो वो शेफ के काम आता है। तो इस तरीके से हम उसको पहचानेंगे टूल वर्कर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है नंबर एंड अल्फाबेट एनालॉजी। नंबर एंड अल्फाबेट में, नंबर में जैसे आप समझेंगे कि हमारे पास नंबर एनालॉजी में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो नंबर का रिलेशन प्रोवाइडेड है तो वो दो नंबर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक और चार में आपस में क्या रिलेशन है, तो एक को जब चार से गुना करें
तब हमारे पास वैल्यू 4 आती है, तो ये इनके बीच में क्या है, आपस में रिलेशन हो सकता है। तो इस तरीके की एनालॉजी आप इसमें स्टडी करेंगे। आया समझ में? उसी तरीके से मैनी अदर टाइप्स, तो और भी बहुत तरीके की इसके अंदर टाइप्स आपको मिलेंगी, तो ये आप समझ के चलते हैं। तो शुरू करते हैं इसमें, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है सिनोनियम एनालॉजी। सिनोनियम का मतलब जो समान वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एनालॉजी कैसे डिफाइन आप कर सकते हैं, उसके बारे में आपको समझाएंगे, सिनोनियम एनालॉजी। ठीक है, तो सिनोनियम एनालॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो क्या है, वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। यानी आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उनके वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होंगे तो आप सिनोनियम एनालॉजी का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब मीनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको वर्ड मिलता है हैप्पी, तो हैप्पी का मतलब हमें पता है खुश। ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। अब खुश होना का अल्टरनेट क्या हो सकता है, जैसे जॉयफुल हो सकता है, या एक वर्ड ये भी हो सकता है चीयरफुल। ठीक है, जैसे चीयरफुल वर्ड का मीनिंग भी हैप्पी होना है, जॉयफुल वर्ड का मीनिंग भी हैप्पी होना है। तो इस तरीके के वर्ड मीनिंग आपको जब पता होंगे तब आप उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन ही है अपने आप को समझाने के लिए। जैसे बिग, लार्ज, यानी कि यहाँ पे सिनोनियम यूज कर दिया, बिग और लार्ज अपने आप में सेम मीनिंग रखते हैं। इसी तरीके से स्मॉल एंड टेनी, ये अपने आप में सेम मीनिंग रखते हैं। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, और लॉजिक आपको पता कब होगा, जब जो वर्ड पेपर में आएगा उस वर्ड का मीनिंग आपको आता होगा, तो उससे आप उसका सिनोनियम वर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है एंटोनियम एनालॉजी। एंटोनियम एनालॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो भी वर्ड लिखा होगा उसका विपरीत यानी कि उसका अपोजिट वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी वर्ड लिखा होगा उसका अपोजिट वर्ड आपको पता होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एंटोनियम। एग्जाम्पल जैसे होट, होट का हमें पता है अपोजिट वर्ड क्या होता है, कोल्ड होता है। एग्जाम्पल डे, डे का अपोजिट वर्ड हमें पता है क्या होता है, नाइट होता है। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको समझेंगे तो दिन रात, गर्म ठंडा, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। जैसे दिशाओं की बात करें तो उत्तर दक्षिण एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे पूर्व पश्चिम वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको अपोजिट मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं उनका जब पेयर आपके पास आएगा तो आपने अप्लाई क्या करना है, एंटोनियम एनालॉजी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आता है पार्ट होल रिलेशन एनालॉजी। पार्ट होल रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा उसका पार्ट के साथ रिलेशन दिया होगा, उस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कार है, अब कार का व्हील यानी पहिया उसका एक पार्ट है, तो इन दोनों में रिलेशन हो गया। इसी तरीके से बुक अपने आप में कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसका पेज के साथ में एक रिलेशन है, तो ये हो गया पार्ट होल रिलेशन। तो पेपर में क्वेश्चन जब इस तरीके के आएंगे तो आपने उनकी पहचान कर लेनी है और सोल्यूशन करना है। उसके बाद है बच्चे कोज इफेक्ट। कोज इफेक्ट में क्या आता है, किसी के ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग के हैपनिंग का रीजन जो है वो पता लगता है। ठीक है, यानी किसी चीज के होने की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फायर स्मोक, अब जब फायर यानी कि जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा, इस तरीके से आप समझो इसको। जब फायर होगा तो स्मोक होगा। जैसे मेहनत, मेहनत का कोज इफेक्ट क्या होगा, सफलता। क्लियर है ना, जैसे हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो ये इसका मीनिंग कहलाता है, यानी कि एक ऐसा वर्ड आपको मिलेगा जिसके इफेक्ट की वजह से दूसरा रिजल्ट हमें मिलता जुलता आएगा, तो उसके अंदर हम रिलेशन कौन सा अप्लाई करेंगे, कोज इफेक्ट रिलेशन। समझ आई बात? जैसे मान लो सर्दी के टाइम में अगर बारिश होगी तो ठंड होगी, तो बारिश होने से ठंड हो जाएगी, तो इस तरीके से वो क्या हो गया, उसका कोज इफेक्ट हो गया। तो ये इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में बारी आती है बच्चे टूल एंड वर्क। टूल एंड वर्क में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे कोई चीज काम करते होंगे, जैसे नाइफ, नाइफ का काम क्या है, काटना, कट करना। जैसे पेन, पेन का काम क्या है, लिखना। आई बात समझ में? तो ऐसे वर्ड जिनके हेल्प से हम कुछ वर्क एक्सप्लेन कर रहे होंगे उनमें रिलेशन दिया होगा, तो कौन सी एनालॉजी काम आएगी यहाँ पे, टूल एंड वर्क एनालॉजी काम आएगी। इसमें बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। उसके बाद आता है बच्चे वर्क एंड रिलेशन। वर्क रिलेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि कारपेंटर जो है हमर यूज करता है। आया समझ में? कारपेंटर एंड हमर का रिलेशन है। डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल यूज करता है वर्क करने के लिए। तो इस तरीके से हम काम करेंगे।
समझ गए ना कि वर्क रिलेशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिया होगा उसके साथ वर्क रिलेशन क्या है, कौन उसको यूज कर रहा है, समझ गए ना। तो इस तरीके से चीजों का हम लेके चलेंगे इसमें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं दैट इज नंबर एनालॉजी। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर एनालॉजी के अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो डिपेंड करते हैं बेटा, या तो स्केयर रिलेशन दिया होता है, या क्यूबिकल रिलेशन दिया होता है, प्लस रिलेशन दिया होता है, माइनस दिया होता है, मल्टीप्लाई दिया होता है, इन्होंने लिखा नहीं है, डिवाइड रिलेशन भी दिया होता है, स्केयर रूट रिलेशन भी दिया होता है, क्यूब रूट रिलेशन भी दिया होता है। तो अनगिनत तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल में क्या ले रखा है, 2 4 3 एंड 9। अब इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि 2 का जब स्केयर करोगे तब आपके पास में 4 आएगा, ये रिलेशन हो गया। अब यही सेम रिलेशन यहां अप्लाई होगा, तो 3 का भी जब आप स्केयर करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नंबर एनालॉजी के अंदर। आगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा समझ आएगा। उसके बाद क्वेश्चन इसका एक टाइप आता है बेटा अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर जो लेटर पोजीशंस हैं उनके बारे में बात करनी है। जैसे हमें पता है कि हम जब ए टू जेड जाते हैं तो हमारे पास टोटल 1 से 26 नंबर तक हम ट्रेवल करते हैं। तो ये जो 1 से 26 नंबर का जो रिलेशन हमारे पास है उसको यूज करके आप नंबर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है ACBD। अब यहां ध्यान से जब आप देखोगे तो जब हम लोग ए सी और इसको सोल्व करते हैं बी, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता है कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो पता करने के लिए क्या करते हैं, ए से सी हम जा रहे हैं तो हम एक को स्किप करके जा रहे हैं यानी कि +2 कर रहे हैं। सिमिलरली फिर हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। जैसे ही +2 करोगे तो आपका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अल्फाबेट एनालॉजी को समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, कोई भी तरीके की एनालॉजी डिफाइन की गई होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिलेशन। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उस क्वेश्चन का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी दो वर्ड दिए हैं, पेयर दिया है, उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन जब आपको पता लग जाएगा तब आपने दूसरी साइड जो नंबर या वर्ड दिए होंगे उन पे वो सेम अप्लाई कर देना है और वेरीफाई कर लेना है, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। ये तरीका है एनालॉजी सोल्व करने का। समझ गए। तो आपको मेन फोकस किस पे रखना है, मेन फोकस आपको रखना है रिलेशन पे। मीनिंग पे हम कम बात करेंगे, मीनिंग पे सिर्फ वहां बात करेंगे जहां पे मीनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिनोनियम और एंटोनियम तरह के वर्ड आते हैं, अपोजिट वर्ड आते हैं, वहां पे बात करेंगे। उसके बाद में डायरेक्शन केयरफुली चेक कर लेनी है कि कोई वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, इस तरीके से। और कई बार ये भी आपको मिलेगा कि हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। जो भी कंसेप्ट आपको समझाया उस कंसेप्ट के बेसिस पे कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और उनको सोल्व कैसे किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, MCQ फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है बर्ड, फ्लाई, फिश। अब आपको जो तरीका समझाया है उसमें ये है कि बर्ड और फ्लाई में क्या रिलेशन है वो आपको समझना है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, बर्ड रिलेशन गिवन है फ्लाई के साथ। तो बर्ड और फ्लाई में क्या रिलेशन है, पक्षी और आसमान उड़ने में क्या रिलेशन है, पक्षी उड़ता है, हमें उसकी जो वर्क कल्चर है यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पता है कि पक्षी जो है वो क्या करेगा, उड़ेगा। लेकिन क्या फिश भी उड़ेगी, फिश नहीं उड़ेगी। फिश के केस में फिर क्या आएगा उसको समझ के देखो। फिश के केस में क्या आएगा यहाँ पे, फिश क्या वॉक करेगी, नहीं करेगी। फिश क्या स्विम करेगी, हो सकता है। फिश क्या रन करेगी, नहीं हो सकता। फिश क्या जंप करेगी, नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल होगा। तो फिश क्या करेगी, स्विम करेगी। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, स्विम। ठीक है, मछली तो पानी में तैरती है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का, बर्ड एंड फ्लाई का रिलेशन समझना था और उसी रिलेशन का यूज करके नेक्स्ट वाले आंसर को आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उसको समझो। क्वेश्चन दिया है काउ का रिलेशन गिवन है मिल्क के साथ। काउ का रिलेशन गिवन है मिल्क के साथ। अब काउ और मिल्क में क्या रिलेशन है, हमें पता है गाय दूध देती है। ठीक है, काउ और मिल्क में रिलेशन क्या है कि हमें मिल्क जो है वो काउ से मिलता है। तो अब नेक्स्ट में क्या दिया है, बी,
बी से क्या मिलेगा? मक्खी, मधुमक्खी से क्या मिलेगा आपको? क्या मधुमक्खी से वैक्स मिलेगा, क्या हनी मिलेगा, नेक्टर मिलेगा या पोलन मिलेगा? तो मधुमक्खी से हमें पता है हनी मिलेगा, शहद मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? हनी। तो मधुमक्खी से हमें क्या मिलेगा? हनी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया है बच्चे। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक रिलेशन डिफाइंड है 2 4, फिर आगे नेक्स्ट 3 लिख दिया, लेकिन फर्दर रिलेशन आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 2 और 4 में क्या रिलेशन है। तो 2 और 4 में दो तरीके का रिलेशन है। क्या? कि एक तो 2 गुना 2 करके भी 4 बनता है, लेकिन यहाँ पे बाई चांस की बात है कि स्केयर करने से भी 4 बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ट्राई करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो स्केयर पे आप जाएंगे। तो इसका मतलब आपको जब नेक्स्ट में 3 लिखा है तो 3 का भी स्केयर जब करोगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाली जगह पे आप 9 लिख लेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन आप करते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फायर और स्मोक में जो रिलेशन है उसको समझो, और उसके बाद रेन के रिलेशन के आपको आंसर करना है। अब फायर और स्मोक में क्या रिलेशन है? जब फायर हैपन होता है यानी जब आग लगती है तो धुआं बनता है। क्लियर? जब आग लगती है तो धुआं बनता है। तो जब बारिश होगी तो क्या होगा? जब बारिश होगी तो क्या होगा? पानी होगा बहुत सारा, और बहुत सारा पानी होगा तो क्या होगा बेटे? फ्लड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझोगे तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइफ इज रिलेटेड टू कट, यानी कि ये वर्क परफॉर्मेंस का रिलेशन आ गया कि नाइफ जो है वो कट करता है। नाइफ का काम क्या है? कट करना। तो पेन का काम क्या होगा? पेन का काम होगा बेटे राइट करना। क्लियर? तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है टीचर स्कूल डॉक्टर, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या आएगा अगले पार्ट में? तो टीचर और स्कूल में क्या रिलेशन है? टीचर एंड स्कूल में क्या रिलेशन है? टीचर टीचिंग करने के लिए कहाँ जाता है? अध्यापक कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें ये फाइंड करना है कि डॉक्टर कहाँ जाता है। तो डॉक्टर कहाँ जाता है? डॉक्टर जाता है हॉस्पिटल के अंदर। समझ आया? तो ये हमारा आंसर हो सकता है यहाँ पे हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन एंड किंग आर रिलेटेड, फाइंड आउट एक्टर एंड नेक्स्ट। यहाँ पे क्या आएगा उसको फाइंड आउट करना है। तो किंग और क्वीन में क्या रिलेशन है? किंग एंड क्वीन में क्या रिलेशन है उसको जस्टिफाई करो। तो किंग और क्वीन में क्या रिलेशन है? किंग और क्वीन में रिलेशन है मेल एंड फीमेल का। तो यहाँ पे आपके पास एक्टर का फिर फीमेल वर्जन क्या होगा? दैट विल बी एक्ट्रेस। ठीक है? तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एक्ट्रेस हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज 8 64 5 के बाद क्या आएगा उसको पहचानना है। तो 8 और 64 में क्या रिलेशन है? तो 8 और 64 में रिलेशन है कि जब 8 का स्केयर करते हैं तब 64 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 के बाद में वो जो नंबर आएगा वो कैसे निकलेगा? वो 5 के स्केयर करने से निकलेगा। तो 5 का जब स्केयर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 25। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 25। तो ये आप इसमें आंसर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको समझ आई थिंक आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस आप करना। और एनालॉजी का जो सबसे मेन फंडामेंटल कंसेप्ट है वो मैंने आपको स्टडी करवा दिया, समझा दिया। अब इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो, और जितने भी क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पेपर में आपको करने में उतना ही आसान लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ रीजनिंग के। थैंक यू सो मच।